जब छोटी थी 4th to 5th क्लास में, तब मैं पत्थरों को लाइन से रख देती थी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। एज अ गर्ल होने के नाते मैं आपसे बाकी की गर्ल्स के लिए अगर मैं इंस्पिरेशन बनती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आपके माता पिता का नाम रोशन करें, और यदि फ़ोन है आपके पास, यदि आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोन दिलवाया है, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी उपयोग करने का साधन है, तो आप उसको सही उपयोग करिए। भैया सभी जन को सबसे पहले तो जय जय सिया राम। पहुंची और वही तो चिंत हो हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक पर हमारा नाम है लोकेश, और हम अब आपके बीच लेके आ गए एक ऐसी मातृशक्ति को। वैसे तो हमारे बुंदेलखंड में और भारत में देखा जाए तो सदैव ऐसी वीरांगनाएं वहीं, कई ऐसी शिक्षाविद वहीं और कई ऐसी हमारी मातृशक्ति नहीं कि जिनने हमेशा मातृशक्ति को जो गर्व से अगर देखो जाए तो सिर ऊंचा रखो। और हमारे संगे चर्चा पे निहारकर मीणा जी जुड़ रही, जिनने पहला प्रयास अगर MPPSC से करो और भाई पहले प्रयास में सफल हो गई। काय की तमाम आज की हमारी जो बहनें बेटियां हैं इस सपनों तो देखा था कि लाल बत्ती और कुर्सी अधिकारी की बैठक के काजे मिल जाए, लेकिन जब सोशल मीडिया के प्रचलन से हमारी तमाम जो बहनें हैं मातृशक्ति हैं वे जा सफलता को पावे के काफ़ी पीछे चली जाऊँ। लेकिन निहारिका मीणा जी से आज हम मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे हैं इनने जो कुर्सी पाई और कितनी मेहनत करी। तो बहन जी सबसे पहले तो आप नमस्कार। नमस्ते लोकेश जी। देखा है सुना है एक समय था कि आप पत्थरों की क्लास लगाती थी, तो पत्थरों की क्लास आज आपके जीवन में इतनी आगे बढ़ी कि आज आप एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं लोकेश जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है और बिल्कुल आपने ठीक सुना है। और मेरे साथ यही हुआ है। बचपन में मैं पत्थरों को पढ़ाती थी। एक्चुअली जब छोटी थी 4th to 5th क्लास में, तब मैं पत्थरों को लाइन से रख देती थी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मैं खुद को एक टीचर मान के, जैसे स्कूल में बच्चे कैसे देखते हैं टीचर्स को, वैसे ही मैं खुद को टीचर मान के बच्चों को पढ़ाती थी। और ऐसे ही कभी जूतों को रख देती थी, उनको बच्चे समझ लेती थी, उनको पढ़ाने लगती थी, उनको डांटती थी, कुछ सिखाती थी नई चीज़ जो मैं स्कूल में पढ़ के आती थी, मैं घर पे उन लोग को सिखाती थी। तो शुरू से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक रहा था और ऐसे पढ़ते पढ़ते आज अधिकारी बन गए। देखा है कि जो माँ थी और जब सुबह का वक्त होता था और माँ कहती थी आलस छोड़ो आगे बढ़ो, क्या इस बात को स्वीकार करती हैं कि माँ का वो शब्द आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसमें काफ़ी सहयोगी रहा? जी बिल्कुल, मैं मेरी माता जी की बहुत क्लोज हूँ। अक्सर आप लोग मुझे मेरे फोटोग्राफ से ज़्यादातर मेरी मम्मी के साथ ही मेरे फ़ोटोज़ देखते होंगे। मेरी मम्मी ने शुरू से अभी तक, और इनफैक्ट फ्यूचर में मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा रहेंगी भी और रही हैं। उन्होंने मुझे, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा वही बनी है। उन्होंने एक ही लाइन वो मुझसे बोलती थी शुरू से कि आलस छोड़ो बनो साहसी, आलस छोड़ो बनो साहसी। उन्होंने हमेशा बोला है कि बेटा मेहनत करते रहो और एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तो मेरी माता जी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उन्होंने कभी लड़का लड़की में फ़र्क नहीं किया, जो कि बहुत सारे आजकल हम पितृसत्तात्मक समाज तो खैर बात करते हैं जिसकी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे गांव क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्योंकि मैं गांव में पली बढ़ी हूँ, मेरी शिक्षा भी वहीं हुई है, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी उस चीज़ का भेदभाव ना करते हुए हमेशा मुझे आगे तत्पर रहने के लिए, मुझे ही नहीं, हम 6 बहन भाई हैं, उन 6 बहन भाइयों को अच्छी शिक्षा दी और आज उन्हीं की बदौलत हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। अगर हम प्राचीन समय में जाएं तो हमारा जो भारत है वो पुरुष प्रधान रहा, लेकिन बदलते वक्त ने पीढ़ियां बदलती चली गई। आज देखा जा रहा है कि जो हमारी मातृशक्ति है वो निरंतर आगे की ओर जा रही है। लेकिन बदलते इस दौर में एक नई चीज़ भी देखी जा रही है कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हमारी जो आज की बहनें उन पर काफ़ी देखा जा रहा है। क्योंकि आप भी युवा हैं और आप भी युवा जोश और होश के साथ आगे बढ़ी हैं, आपने निरंतर मेहनत की है। तो सबसे पहले हमारी बहनों से क्या कहना चाहें कि वो भी आपकी तरह प्रेरणा लें और जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं हो सकता है उससे आगे की कुर्सी उन्हें मिले, तो उसके लिए कैसे आगे बढ़े और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जी, सोशल मीडिया का टाइम तो चल ही रहा है। सोशल मीडिया के बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए। स्पेशली ये चीज़ हमें कोरोना के बाद ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि सबके हाथ में आज, हर छोटे से बच्चे के हाथ में भी हम फ़ोन देखते हैं। तो केवल महिलाएं नहीं, सभी के हाथ में मैं देखती हूँ फ़ोन्स। मैं गर्ल्स के लिए नहीं बोल सकती केवल, आज के बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, दोनों ही यंग यूथ जो हमारे देश के विकास में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, आज सभी के हाथ में फ़ोन्स हैं।
फ़ोन होना बुरी बात नहीं है किसी के पास भी, मेरे पास भी फ़ोन है, मैं भी फ़ोन का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने मेरी तैयारी के दौरान उस फ़ोन का किस प्रकार सही उपयोग किया जाए उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया। सोशल मीडिया पे मैं सक्रिय रही, लेकिन केवल उन्हीं चीज़ों के लिए जो मेरी तैयारी के लिए उपयोगी रही, उनका मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और मैं बाकी की एज अ महिला, एज अ गर्ल होने के नाते मैं आपसे बाकी की गर्ल्स के लिए अगर मैं इंस्पिरेशन बनती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आपके माता पिता का नाम रोशन करें, और यदि फ़ोन है आपके पास, यदि आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोन दिलवाया है, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी उपयोग करने का साधन है, तो आप उसको सही उपयोग करिए। और एज वेल एज फॉर बॉयज़ आप भी अच्छे से उसका उपयोग करिए, आपकी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप जो आपके मन मुताबिक चीज़ें हैं, बहुत सभी लोगों की हॉबीज़ अलग अलग होती है, सबकी अभिरुचि अलग अलग होती है, तो उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादा उपयोग आप उसका सही इस्तेमाल करने में लगाइए। और बस आप लगातार पढ़ाई करते रहिए और देश में अपना योगदान दीजिए। निहारिका जी, जानना चाहेंगे कि आज आपके कंधों पे देखा जाए, आप जनसंपर्क विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर PRO की पद पर आप हैं जी। और आज आपके अगर देखा जाए नेतृत्व में देखा जाए तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाती है, उसके तमाम जिम्मेदार लोग भी आपके आज कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े हैं और आगामी समय में खड़े भी रहेंगे। ऐसे में चुनौतियां क्या लग रही हैं कि कैसे इस पद पर रहकर जो चुनौतियां सामने आएंगी उनसे निपटा जाए? सबसे पहले तो ये मेरी पहली पोस्टिंग है। मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई थी और 19 की MPPSC की परीक्षा में मुझे यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जनसंपर्क अधिकारी के पद पर। तो मीडिया जो है, एक्चुअली मीडिया से मेरा डेली मैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ, हमारा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो मीडिया को मैं मेरा परिवार ही मान के चलती हूँ। जैसे परिवार में हमें हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में सलाह मिलती रहती है। यदि कभी हम कुछ थोड़ा अपने चीज़ों से जिम्मेदारी प्रॉपर नहीं निभा पा रहे हैं तो वो जैसे सलाह देते हैं हमारे बड़े, वैसे अभी चूंकि मेरी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है और मैं अभी नई आई हूँ इस पोस्ट पे भी, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे ज़िले में जितने भी मेरे मीडियाकर्मी भाई बंधु हैं सभी मेरा सहयोग करें और मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी। और ऐसे ही निरंतर हम कार्य अच्छा करते रहेंगे और हमारे ज़िले का नाम भी रोशन करेंगे, ज़िले के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे तमाम दर्शक और तमाम जो लोग जुड़े हैं वो एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे कि आज की जो ज़िंदगी है वो भागम भाग ज़िंदगी है, और अगर शिक्षा को लेकर देखा जाए कि आज मार्केट में कई प्रकार के बुक्स अवेलेबल हैं और तमाम प्रकार के क्वेश्चन सामग्री हैं, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में जैसे आपने तैयारी की, आपने बताया कि 2019 में हम पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिली है, तो किस तरीके से आपने तैयारी की और ये बच्चे जो आज देखा जाए कि बुक्सों के जाल में फंसे हुए हैं उनसे कैसे निकलें, और आप जैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, जैसे आपने तैयारी की, उसे ये ग्रहण करें वो भी सफल हो? जी, सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं MPPSC, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस ही रामबाण है। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है और आप तरह तरह की किताबें लेकर आ गए हैं, आजकल क्या है मार्केट में इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस की किताबें हो गई हैं, मल्टीपल राइटर्स हैं, बहुत सारी किताबों का भंडार है। ये तो बच्चे क्या करता है उस वाली दुनिया में बेसिकली मार्केट में जाता है और उन लोगों को तो क्या है, शॉपकीपर्स को तो बेचना होता है किताबें। लेकिन जब मैं स्टूडेंट रही थी तो मेरा क्या था कि सबसे पहले मैंने सिलेबस उठाया MPPSC का और सिलेबस में देखा कि क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, क्या मेरे काम की हैं और क्या नहीं पढ़नी है। तो उसी के हिसाब से मैंने जो है मेरा स्टडी मटेरियल पूरा तैयार किया। मैंने किताबें खरीदी, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी थी अलग अलग विषयों की, और उसी को लगातार पढ़ती गई, उसी का रिटर्न करती गई, बार बार पढ़ा, टेस्ट दिया, बार बार पढ़ा। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप किताबें खरीदिए। ज़्यादा किताबें खरीदने से बेहतर है केवल वो किताबें खरीदिए जिनसे आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है और उसी को मल्टीपल रिवीजन करिए उसका। क्या मन में कभी किसी प्रकार की शंका रहती थी कि तैयारी इतनी कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं? जाहिर सी बात है, ये तो हर एक अभ्यर्थी के मन में रहता है, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उम्मीद तो बहुत रहती है कि हम बिल्कुल सिलेक्ट होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कभी कभी कुछ लक फैक्टर भी काम करता है। तो ये शंका तो बनी रहती है हर दिन। मेरे साथ ऐसा हर दिन रहता था कि इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब होगा सिलेक्शन। और चूंकि 2 साल कोरोना में बीत गए थे, 2019 में मैंने प्री दिया था,
फिर 20 में हमने मेंस लिखा, उसके बाद 2-3 साल बाद हमारी ये जो नियुक्ति पत्र हमें मिले। तो संघर्ष तो बहुत बड़ा लंबा रहा है, लेकिन यही है कि मैं सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं हमेशा पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कड़ी मेहनत के साथ करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, तो ज़रूर सफलता हासिल होगी। क्या आप अपने जीवन में 11:20 बाद का जो समय है उसे कितना लकी मानेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे रहा है वो मेरी लाइफ का। चूँकि मेरा रिज़ल्ट आया था रात को ही, और मैं बेसिकली 11 बजे सोने वाली लड़की हूँ। मैं रात को ज़्यादा देर जागती नहीं हूँ। मेरी स्टडी के दौरान भी बहुत सारे लोग नाइट स्टडी करते हैं, बट मैंने कभी नाइट स्टडी नहीं की थी। वो सबका अपना अपना अलग अलग रहता है। लेकिन उस दिन मैं चूँकि सो गई थी, 11-20 हो चुके थे, और मेरे दोस्तों ने ही मुझे बताया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और वो मेरे लिए एक सपना ही था वो दिन। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि एकदम से रात को रिजल्ट आना, तो अपन बिलीव नहीं करते हैं कि रात को रिजल्ट कैसे आ सकता है। लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। परिवार वालों ने कैसा महसूस किया? मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत खुश हैं। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी जो है वो हाउसवाइफ है, घर की गृहिणी है। और गृहिणी होना सबसे बड़ा काम है, वो सबकी जिम्मेदारियां। हमारे घर में 15 से 20 लोग हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी माताजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सुबह 5 बजे उठ जाती थी, तो पंक्चुअलिटी तो वहीं से मुझे सीखने को मिली कि किस प्रकार से सुबह जल्दी उठना है, पूरे घर वालों की जिम्मेदारी निभानी है। पति के साथ साथ सास मेरी दादी भी हैं, उनकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर के काम काज। तो एक हाउसवाइफ का जो एक काम होता है वो बहुत टफ काम होता है। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अगर बात करें राजवंश घराने की, जैसी मुझे जानकारी है कि आपके पूर्वजों का कहीं ना कहीं राजस्थान की भूमि से भी लगाव रहा है और मध्य प्रदेश की राजधानी से ही आपने बचपन को, क्या लगता है कि दोनों जो हमारी ज़मीन है यहाँ से कहीं ना कहीं आपको महक आई है? बिल्कुल। एक्चुअली पूर्वज जब वहाँ से होते हैं तो वो ब्लड रिलेशन बन ही जाता है कहीं ना कहीं। हमारे बब्बा के जो पिताजी थे वो राजस्थान से थे, तो वहाँ से वो जो ब्लड रिलेशन चला आया, तो वो अभी हमारे खून में भी दौड़ता है वो चीज़। तो खैर, भले ही मैं भोपाल में मैं जन्मी हूँ, लेकिन हमारी भाषा, हमारे रहन सहन, हमारा कल्चर राजस्थानी है। मेरी दादी राजस्थानी कल्चर को फॉलो करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कुर्सी आपको मिल चुकी है, आप अधिकारी बन चुकी हैं और तैयारी भी निरंतर जारी है। अगर आगे आप और बड़ी पोस्ट के लिए लगी हुई हैं, तो ये सफ़र यहीं तक के और आगे तक? कभी भी, हमेशा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सीखने मतलब लर्निंग प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस रहती है। मैं हमेशा सीखना चाहती हूँ, कुछ नया सीखना चाहती हूँ। अभी ये पोस्ट तो मुझे मिल गई है हालांकि, बट मैं अभी यहाँ पे पॉज नहीं दूंगी, रुकूंगी नहीं, थमूंगी नहीं, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखना चाहिए और आगे की एग्ज़ाम्स के लिए मैं तैयारी करूँगी और निरंतर उसी में भी लगी हुई हूँ मैं। साथ साथ पढ़ाई, यहाँ जॉब के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आगे की तैयारी भी मेरी बनी रहे, तो एक अचीवमेंट होगा मेरे लिए। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? मैं विवेकानंद जी के एक कुछ लाइन्स हैं जो उन्होंने कही हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बनी है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं हर युवा से यही कहना चाहती हूँ कि आप तब तक लगे रहिए जब तक आपका जो सपना आपने देखा है वो पूरा ना हो जाए, और निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर लगे रहिए। एक दिन आपकी जो मेहनत है ना वो रंग लाएगी। और आज मुझे इस मुकाम पे पहुँच के बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत मैंने की थी वो मुझे हासिल हो गई है। और सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी भटके नहीं। ये जो दुनिया है ना वो गोल है, और आपके यदि दृढ़ निश्चय कर लेते हो ना कि मुझे यही चाहिए, तो बस एक वो रास्ता बना लीजिए और वो मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ जनसंपर्क विभाग दतिया अधिकारी निहारिका मीना, और हमने इनसे बहुत बातों पर चर्चा की है, कुछ जीवन को लेके, कुछ शिक्षा को लेके, कुछ वर्तमान में जो परिस्थितियाँ युवा पीढ़ी में चल रही हैं उसको लेके। बस बुंदेली ब्रेकिंग का यही प्रयास रहता है कि आपके बीच ऐसे लोगों को लाना जो कहीं ना कहीं समाज के लिए, छात्रों के लिए और आने वाले समय में जो समय बदल रहा है उसके लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो ऐसे ही बुंदेली ब्रेकिंग से जुड़े रहें और इंतजार करें अगली शख्सियत का हम फिर से आपके बीच लाने का करेंगे प्रयास। जात हमारी सबको जय जय सिया राम, और हमें दक्षिण तैयो, हमें देसी देख बना ब्रेक, हमारा नाम है लोग।